कल की क्लास में हम लोगों ने भारत का अपवाह प्रतिरूप शुरू किया था, जिसमें भारत की 4000 से अधिक नदियों का अध्ययन करने के लिए भारत की नदियों को कई नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें हम लोगों ने कल की क्लास में हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालयी नदी तंत्र या सदा नीरा नदी तंत्र, पेरिनियल रिवर सिस्टम या कन्वेक्शनल रिवर सिस्टम, संवहनी नदी तंत्र, और दूसरा नदी तंत्र है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र या गैर संवहनी या गैर सदानीरा नदी तंत्र, और तीसरा नदी तंत्र है तटीय नदी तंत्र, और चौथा नदी तंत्र है अंतस्थ नदी तंत्र, इनलैंड रिवर सिस्टम। और जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले हिमालय रिवर सिस्टम का स्टडी शुरू किया था। हिमालय रिवर सिस्टम किसको कहते हैं? हिमालय रिवर सिस्टम के अंतर्गत उन सभी नदियों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी उत्पत्ति हिमालय पर्वत श्रृंखला या तिब्बत के पठार से होती है। इसमें हिमालय रिवर सिस्टम में भी बहुत सी नदियां हैं, और अध्ययन की सुविधा के लिए कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कि अध्ययन की सुविधा के लिए हिमालय रिवर सिस्टम को क्या करते हैं, 3 प्रमुख नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है: गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो इसमें गंगा नदी तंत्र हम लोगों ने डिस्कस किया है, और इसके बाद का टॉपिक है इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत सिंधु नदी को पढ़ेंगे, और सिंधु की दाहिनी सहायिकाओं श्योक, नुब्रा, लुबना, काबुल, खुर्रम, तोची, गोमल, और सिंधु की बाईं सहायिकाओं झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलज, इनका अध्ययन करेंगे सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत। सबसे पहले सिंधु की बात करते हैं, सिंधु रिवर की, सिंधु नदी की, इंडस रिवर की। सिंधु नदी की उत्पत्ति तिब्बत के पठार पर स्थित बोखरचू हिमनद से निकलकर तिब्बत के पठार पर प्रवाहित होते हुए लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। भारत में कहाँ पर प्रवेश करती है? दमचौक। आप याद रखिए, चौकते हुए भारत में आ गई। दमचौक नामक स्थान पर भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद लद्दाख पर्वत श्रेणियों और जास्कर पर्वत श्रृंखला के मध्य प्रवाहित होते हुए लद्दाख के पठार पर प्रवाहित होते हुए गिलगिट और चिल्हड़ से प्रवाहित, चिल्हड़ या चिल्लात से प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान के दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। इसके पश्चात बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध प्रांतों में प्रवाहित होते हुए 2880 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए कराची के पूर्व में अरब सागर में विलीन हो जाती है। भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? कल की क्लास में हो चुका है। उसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। और भारत से होकर प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? सिंध हो गई है। मानक लंबाई इसकी कितनी है? 2880 किलोमीटर। लेकिन प्रश्न पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जिसकी संपूर्ण लंबाई 2525 किलोमीटर है। और भारत में गंगा की कुल लंबाई 2410 किलोमीटर है। इसलिए भारत की इतनी लंबी नदी भारत में कोई नहीं प्रवाहित होती। 2410 किलोमीटर की लंबाई में भारत में अन्य गंगा के अलावा अन्य कोई नदी प्रवाहित नहीं होती। अन्य जो भी नदियां हैं इससे कम ही लंबाई में भारत में प्रवाहित होती हैं। इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा तो गंगा। हम लोग बात कर रहे हैं सिंधु नदी का। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य का जल प्रवाहित करती है। प्रश्न आ चुका है, सिंधु नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य का जल प्रवाहित करती है? तो लद्दाख की पहाड़ियों और जास्कर पर्वत श्रृंखला के मध्य का जल प्रवाहित करती है। एक क्वेश्चन और बना है कि प्रश्न पूछा जाता है लेह नगर सिंधु नदी के किस तट पर है? तो ये सिंधु नदी जा रही है, जिस ओर नदी जा रही है उस तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो दाहिने हाथ की तरफ इसका दाहिना तट और बाएं हाथ की तरफ बायां तट। तो लेह जो नगर है वो यहाँ पर पड़ जाएगा, लेह नगर। तो सिंधु नदी के किधर हो गया? दाहिने तट पर लेह
नगर का जो जिला मुख्यालय है वो सिंधु नदी घाटी से 6 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। लेह जिला वर्तमान समय में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, जो सिंधु नदी के दाहिने तट पर अवस्थित है। और जो लेह जिला है इसके कुछ भाग पर पीओके का विस्तार है। और 1948 में पाकिस्तान और भारत के बीच जो युद्ध हुआ उसमें पाकिस्तान ने लेह ज़िले के कुछ भागों पर कब्जा कर लिया, अर्थात लेह ज़िले का कुछ भाग पीओके में आता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। और लेह ज़िले का कुछ भाग 1962 में जो चीन ने भारत पर आक्रमण किया उसमें लेह ज़िले के कुछ भाग अक्साई चीन में चला गया है। और इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन इसके अपवाह क्षेत्र का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो 11,65,000 वर्ग किलोमीटर इसके अपवाह क्षेत्र का क्षेत्रफल है। और भारत में जो सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र का क्षेत्रफल है वो है 3,21,290 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार अपवाह क्षेत्र के क्षेत्रफल को ध्यान में रख करके 1964 में जो सिंधु जल समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के मध्य, उसके तहत सिंधु नदी के जल के 20% भाग पर भारत का अधिकार बनता है और 80% जल पर पाकिस्तान का अधिकार बनता है। और सिंधु जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य अक्सर विवाद की स्थिति हुआ करती है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार प्रयोग हुआ है। प्रश्न एक आता है, ये इतिहास का प्रश्न है कि ऋग्वेद में भारत की किस नदी का या भारत से होकर प्रवाहित होने वाली या भारत की किस नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, तो उसका आंसर होगा सिंधु। इंडस रिवर का सर्वाधिक बार प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में, जो पहला वेद है। और सिंधु नदी तथा इसकी सहायक नदियों की घाटी क्षेत्र में ही हड़प्पा के बहुत से स्थल अवस्थित हैं और इसी कारण हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। जो सिंधु और झेलम के मध्य दोआब है उसे सिंधु सागर दोआब के नाम से जाना जाता है और इसी दोआब में तक्षशिला का महान विश्वविद्यालय अवस्थित है। और इससे पहले झेलम की बात कर रहे हैं। झेलम नदी देखिए यही निकल रही है, ये पीरपंजाल श्रेणी में वेरीनाग झरना है। वेरीनाग झरने के निकट शेषनाग झील है। शेषनाग झील से निकलकर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में प्रवाहित होते हुए श्रीनगर के जो वूलर झील है, वूलर झील के निकट से प्रवाहित होते हुए मंगला और मुजफ्फरा के मध्य भारत पाकिस्तान की सीमा के सहारे प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान के झंग नामक स्थान पर चिनाब में विलीन हो जाती है झेलम नदी। प्रश्न आता है कि कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। अगर ये प्रश्न आता है कि कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, विकल्प ए सिंधु, विकल्प बी झेलम, विकल्प सी चिनाब, विकल्प डी रावी, तो ज़्यादा लोग इसका उत्तर लगा देते हैं सिंधु। लेकिन कश्मीर घाटी की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वह सिंधु नहीं है, रावी नहीं है, बल्कि उसका सही उत्तर क्या है, झेलम है। जो कश्मीर घाटी की सबसे महत्वपूर्ण नदी झेलम है। वूलर झील और इसके अधिकांश कश्मीर घाटी का जो जलोढ़ मैदान का कुछ क्षेत्र है वो सब झेलम का ही वरदान है। बारामूला के आगे झेलम नदी एक विशाल गर्त का निर्माण करती है और मुजफ्फरा और मंगला के मध्य भारत पाकिस्तान की सीमा के सहारे प्रवाहित होती है। यह नदी अनंतनाग तथा बारामूला के मध्य नौका गम्य है। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि झेलम नदी किन दो नदियों के मध्य किन दो स्थानों के मध्य नौगम्य है या नौका गम्य है, तो झेलम नदी अनंतनाग तथा बारामूला के मध्य नौका गम्य है। यह कश्मीर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। तुलबुल परियोजना बारामूला तथा अनंतनाग को जोड़ने वाली एक नौकायन परियोजना है जो इसी झेलम नदी पर निर्मित है। और तुलबुल जो नौकायन परियोजना है झेलम नदी पर, वह भारत पाकिस्तान के मध्य विवादित है। अनंतनाग और बारामूला के मध्य तुलबुल नौकायन परियोजना है झेलम नदी पर, यह भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं चिनाब नदी की। चिनाब नदी की बात करते हैं। चिनाब नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? हिमालय की दो हिममंडित चोटियों से
हिमाचल प्रदेश में हिमालय की 2 हिममंडित चोटियों से चंद्रा और भागा नामक 2 सरिताओं की उत्पत्ति होती है और इसी कारण हिमाचल प्रदेश में चेनाब को चंद्रा भागा के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रा और भागा दोनों सरिताओं का संगम होता है हिमाचल प्रदेश के केलांग जिले के तंडी नामक स्थान पर और इस संगम के पश्चात जो नदी आगे बढ़ती है उसे चेनाब के नाम से जाना जाता है। चेनाब नदी जास्कर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य का जल प्रवाहित करते हुए पाकिस्तान के झंग नामक स्थान पर झेलम को, मुल्तान नामक स्थान पर रावी को और पठानकोट नामक स्थान पर सतलज को अपने में समाहित करते हुए पंचनद में विलीन हो जाती है। 1150 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पंचनद में विलीन हो जाती है चेनाब नदी। तो एक तरह से एक बार एक प्रतियोगी परीक्षा में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया था कि सिंधु की वास्तविक सहायिका है, सिंधु की वास्तविक सहायिका है विकल्प ए झेलम, विकल्प बी चेनाब, विकल्प सी रावी और विकल्प डी व्यास। तो ज़्यादा लोगों ने समझा कि यह प्रश्न गलत लग रहा है, इसमें होना चाहिए सिंधु की कौन सी सहायिका नहीं है और शायद ब्यास को देख रहे हैं कि हरके नामक स्थान पर ये सतलज में विलीन हो जाती है, तो इसका उत्तर ब्यास होना चाहिए। लेकिन प्रश्न पूछा गया है कि कौन से सिंधु की वास्तविक सहायिका है, तो सहायिका क्या होती है कि जो मिले किसी मुख्य नदी में उस मुख्य नदी की सहायिका कहलाएगी। तो इस आधार पर अगर हम लोग देखें, हम लोग कहते हैं कि जो झेलम है, झेलम नदी, यह सिंधु की सहायिका है। चेनाब को भी सिंधु की सहायिका, रावी को भी सिंधु की सहायिका, ब्यास को भी सिंधु की सहायिका, सतलज को भी सिंधु की सहायिका। झेलम का संगम कहाँ पर होता है, तो झेलम नदी झंग, पाकिस्तान के झंग नामक स्थान पर चेनाब में विलीन हो जाती है। रावी नदी पाकिस्तान के मुल्तान नामक स्थान पर चेनाब में विलीन हो जाती है। तो इस आधार पर झेलम और रावी किसकी सहायिका हो गई, चेनाब की हो गई। अगर ये इस परिभाषा को अगर हम लोग देखते हैं, इसी तरह से कहते हैं कि जो सतलज नदी है वो पठानकोट नामक स्थान पर चेनाब में विलीन हो गई, तो इसीलिए सिंधु की वास्तविक सहायिका चेनाब माना जाता है। लेकिन अगर हम लोग देखें पठानकोट नामक स्थान आते आते ये सभी पाँचों नदियाँ सतलज 1, ब्यास 2, रावी 3, चेनाब 4 और झेलम 5, ये पाँचों नदियाँ पठानकोट नामक स्थान पर पाँचों नदियों का जल आपस में मिल जाता है। तो पठानकोट से मिठानकोट के मध्य जो जलधारा प्रवाहित होती है उसको चेनाब नहीं कहते हैं। पठानकोट से मिठानकोट के मध्य जो जलधारा प्रवाहित होती है उसको चेनाब न कहकर उसको पंचनद कहते हैं। अर्थात पठानकोट से मिठानकोट के मध्य पाँचों नदियों के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है और इस आधार पर इन पाँचों नदियों को झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन पाँचों को सिंधु की बाई सहायिका मानी जाती है। लेकिन अगर आपका दृष्टि धार्मिक सांस्कृतिक न होकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा तो आप कहेंगे कि सिंधु के इन पाँचों में से प्रमुख जो वास्तविक सहायिका है, वास्तविक बाई सहायिका है, वो चेनाब ही है, क्योंकि झंग नामक स्थान पर झेलम चेनाब में विलीन हो जाती है और मुल्तान नामक स्थान पर रावी चेनाब में विलीन हो जाती है और हरिके पाकिस्तान और पंजाब के हरिके नामक स्थान पर ब्यास नदी तो सतलज में विलीन हो जाती है और सतलज और ब्यास की सम्मिलित जलधारा पठानकोट नामक स्थान पर चेनाब में विलीन हो जाती है। लेकिन पठानकोट से मिठानकोट के मध्य जो जलधारा प्रवाहित होती है, अगर उसे चेनाब कहा जाता तो अन्य सभी सतलज को, रावी को, झेलम को चेनाब की सहायिका माना जाता। लेकिन पठानकोट से मिठानकोट के मध्य चेनाब शब्द का प्रयोग नहीं बल्कि पंचनद शब्द का प्रयोग होता है और इसलिए इन पांचों नदियों को सिंधु की सहायिका माना जाता है और इन्हीं पांचों नदियों के सिंचित भूभाग को पंजाब के नाम से जाना जाता है। पंजाब जो प्रदेश था एकीकृत भारत में, ब्रिटिश भारत में जो पंजाब प्रांत था, उसका पूर्वी भाग भारत में पंजाब राज्य के नाम से और उसका पश्चिमी भाग पाकिस्तान में पंजाब राज्य के नाम से जाना जाता है। चेनाब नदी किश्तवाड़ के निकट हेयर पिन बेंड का निर्माण करते हुए पाकिस्तान चली जाती है। इस चेनाब नदी पर सलाल और दुलहस्ती नामक जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया गया है।
बगलीहार जो जल विद्युत परियोजना है वह भी चिनाब नदी पर है। ये तीनों जल विद्युत परियोजनाएं पूछी जाती हैं। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी के तट पर निर्मित है? तो इसका सही उत्तर है चिनाब। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? सही उत्तर है चिनाब। और बगलीहार जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? इसका भी उत्तर है चिनाब। बगलीहार ज़्यादा पूछा जाता है, बगलीहार और दुलहस्ती, क्योंकि ये दोनों जल विद्युत परियोजनाएं भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित हैं। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं रावी नदी की। रावी नदी का जो प्राचीन नाम है वो है पुरुषड़ी। और कुल्लू पहाड़ियों, रावी नदी कुल्लू पहाड़ियों में स्थित रोहतांग दर्रे के निकट से निकल कर पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणियों के मध्य का जल प्रवाहित करते हुए, रावी नदी रोहतांग दर्रे के निकट से निकलकर पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणियों का जल प्रवाहित करते हुए प्रवाहित होती है हिमाचल प्रदेश के बाद भारत के पंजाब प्रांत में प्रवाहित होती है। भारत के पंजाब प्रांत में प्रवाहित होने के बाद कई किलोमीटर तक भारत और पाकिस्तान का, यहाँ पर आप जो सीमा देख रहे हैं भारत पाकिस्तान की सीमा के सहारे भी प्रवाहित होती है रावी नदी। जैसे झेलम नदी भारत पाकिस्तान के सीमा के मध्य प्रवाहित हो रही है ना, मंगला और मुजफ्फरा के मध्य, उसी तरह से रावी नदी भी भारत पाकिस्तान की सीमा के सहारे प्रवाहित हो रही है। पाकिस्तान के लाहौर जो नगर है इसी रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। पाकिस्तान का महत्वपूर्ण नगर है, ऐतिहासिक नगर है लाहौर, इसी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर बसा है। और ये रावी नदी मुल्तान नामक स्थान पर 725 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए मुल्तान नामक स्थान पर चिनाब में विलीन हो जाती है। रावी नदी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो ये रावी नदी पीर पंजाल और धौलाधार के मध्य जो चंबा घाटी है, पीर पंजाल और धौलाधार के मध्य जो चंबा घाटी है उससे प्रवाहित होती है रावी नदी। पीर पंजाल और धौलाधार के मध्य चंबा घाटी से होकर प्रवाहित होती है रावी नदी। यह प्रश्न पूछा जा चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य का जल प्रवाहित करती है रावी नदी? तो उत्तर होगा पीर पंजाल तथा धौलाधार श्रेणियों के मध्य का जल प्रवाहित करती है रावी नदी। इसके बाद हम लोग व्यास नदी रोहतांग दर्रे के निकट स्थित एक झील है व्यास कुंड, वहाँ से निकलती है व्यास नदी। और हिमाचल प्रदेश के पश्चात पंजाब प्रांत, भारत के पंजाब प्रांत में प्रवाहित होती है। पंजाब प्रांत के अमृतसर जिले में प्रवाहित होती है। कपूरथला के निकट यह हरिके नामक स्थान पर सतलज में विलीन हो जाती है। 470 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए व्यास नदी हरिके नामक स्थान पर सतलज में विलीन हो जाती है। व्यास का पुराना नाम है विपाशा भी से कहते हैं। और हरिके नामक स्थान पर जहाँ यह सतलज में विलीन हो रही है उसी पर व्यास और सतलज के संगम के पश्चिम में एक डैम बनाया गया, बांध बनाया गया है और पंजाब प्रांत में, और उसी बांध से एक नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर। इसी हरिके नामक स्थान से भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर। और यह राजस्थान राज्य के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों को सिंचित करती है। भारत का जो थार मरुस्थल है उससे होकर गुजरने वाली ये इंदिरा गांधी नहर है। और इसी नहर के कारण गंगानगर, हनुमानगढ़ जो ज़िले हैं राजस्थान के, वहाँ पर धान की खेती संभव हो पा रही है। और यहाँ की थार मरुस्थल की जैव विविधता को बनाए रखने में इस नहर का, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर का सबसे बड़ा महत्व है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर। सतलज को आप देखिए, सतलज यहीं पर राकसताल नामक एक झील है, ताल का सेंस झील होता है तिब्बत के पठार पर, वहाँ से सतलज नदी निकलती है और लगभग 400 किलोमीटर की लंबाई में सिंधु के सहायक लायंस माउथ के सहायक या शेरमुख के समानांतर, लायंस माउथ या शेरमुख के समानांतर, सिंधु के समानांतर प्रवाहित होती है सतलज नदी 400 किलोमीटर की लंबाई में तिब्बत के पठार पर, और इसके पश्चात भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवाहित होने के पश्चात पंजाब प्रांत में चली जाती है। पंजाब प्रांत में इसी सतलज नदी पर एक डैम बनाया गया है, भाखड़ा बांध। लंबे समय तक विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यही कहा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में
चीन का थ्री गॉर्जेस विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है, लेकिन विश्व के जितने भी ऊंचे जलप्रपात हैं सब आर्क शेप्ड डैम हैं। आर्क शेप्ड डैम है, चापाकार बांध है। और लेकिन भाखड़ा नंगल बांध आज भी क्या है, गुरुत्वीय बांध है। तो अगर प्रश्न आता है विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध ग्रेविटी डैम, विश्व का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम, तो आज भी भाखड़ा डैम विश्व का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम है। और इससे ऊंचे विश्व में कई डैम हैं, लेकिन वो सब ग्रेविटी डैम नहीं है बल्कि आर्क शेप्ड डैम है। और भाखड़ा जो बांध है इसके जल को संतुलित करने के लिए इससे 11 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में एक दूसरा डैम बनाया गया है जिसका नाम है नांगल डैम। और नांगल डैम पर 2 हाइड्रो पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं। एक का नाम है बायां नांगल और दूसरे का नाम है दायां नांगल। और इस प्रकार 3 बड़े हाइड्रो पावर प्लांट, भाखड़ा हाइड्रो पावर प्लांट, बायां नांगल हाइड्रो पावर प्लांट, दायां नांगल हाइड्रो पावर प्लांट, इसे सतलज नदी पर निर्मित है। सतलज नदी पर ही इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, सतलज नदी से ही सरहिंद नहर निकाली गई है। और इन नहरों के कारण सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है, जिसकी वजह से सतलज नदी का महत्व बढ़ गया है। और भारत के संदर्भ में सतलज नदी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसके बाद सतलज नदी भारत से प्रवाहित होने के पश्चात ये चली जा रही है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के पठानकोट नामक स्थान पर चिनाब में विलीन हो जाती है 1050 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए। और पठानकोट के पश्चात जो पंचनद बनता है वो मिठानकोट नामक स्थान पर सिंध में विलीन हो जाता है। इसके अलावा हम लोग एक नदी पढ़ते हैं घग्गर नदी। घग्गर नदी निकलती है शिवालिक के जलोढ़ पंख से निकलकर अंबाला जिले के सिरमौर से निकलती है। घग्गर नदी वर्तमान में पंजाब हरियाणा राज्यों की सीमा के सहारे प्रवाहित होते हुए राजस्थान चली जाती है। और राजस्थान के हनुमानगढ़ बीकानेर जिलों की सीमा पर यह अंतस्थ हो जाती है, इनलैंड हो जाती है, ज़मीन में समाहित हो जाती है। यह वैदिक काल में अति महत्वपूर्ण नदी थी। वैदिक काल में कई नदी घाटी सभ्यताओं का जन्म इस नदी की द्रोणी क्षेत्र में हुआ, जैसे हरियाणा का राखीगढ़ी और राजस्थान का कालीबंगा। जो नगरीय सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं वे इसी नदी के बेसिन क्षेत्र में या घाटी क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात हम लोग देख रहे हैं जो सिंधु के दाहिनी सहायिका है, दाहिने हाथ की तरफ, दाहिने तट की तरफ जो आकर के मिल रही है वो दाहिनी सहायिका है। नदी इधर जा रही, इस ओर मुँह करके खड़े होंगे। दाहिने हाथ की तरफ जो नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं अर्थात दाहिने तट की तरफ आकर मिल रही है वो दाहिनी सहायिका, बाएं तट की तरफ आकर मिल रही है वो बाई सहायिका। तो इसमें सियाचिन ग्लेशियर की एक शाखा है रीमो ग्लेशियर, उससे श्योक नदी निकलती है, सिंधु में विलीन हो जाती है। दूसरा यहाँ लुबना है गिलगिट क्षेत्र में, गिलगिट क्षेत्र में सिंधु में विलीन हो जाती है। गिलगिट नदी भी है जो सिंधु की दाहिनी सहायिका है। सिंधु की एक प्रमुख दाहिनी सहायिका काबुल है जो अफ़गानिस्तान में सुलेमान श्रेणी है, सुलेमान श्रेणी से निकलती है काबुल नदी और अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल से प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान चली जाती है और पाकिस्तान के अटक नामक स्थान पर सिंधु में विलीन हो जाती है। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि अटक से कटक तक भारत एक है, यह कथन किसका है? यह प्रश्न हम सुनने वाले विद्यार्थियों से पूछ रहे हैं। अब बताइएगा कि किस राजा ने, शासक ने यह स्टेटमेंट दिया है कि अटक से लेकर कटक तक भारत एक है। तो काबुल नदी आती है, सिंधु में विलीन हो जाती है और काबुल का सिंधु में संगम के पश्चात सिंधु जो दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही थी उससे इसकी दिशा यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और अपने में खुर्रम के जल को समाहित करती है, तोची के जल को समाहित करती है, उमल के जल को समाहित करते हुए और यह आकर अरब सागर में, कराची के पूर्व में अरब सागर में विलीन हो रही है सिंधु नदी। तो सिंधु की जो प्रमुख दाहिनी सहायिकाएँ हैं उनमें श्योक है, नुब्रा है, लुबना है, काबुल है, खुर्रम है, तोची है, गुमल या गोमल है। यह सिंधु की प्रमुख दाहिनी सहायिकाएँ हैं। सिंधु नदी तंत्र हम लोगों ने पूरा कर लिया। इस पर बहुत से प्रश्न बनते हैं। कुछ प्रश्नों को हमने क्लास के दौरान आपको एक्सप्लेन करते गए और हमारे हर स्टेटमेंट पर विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है।